गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रिशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बीए पार्ट सेकंड होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पेपर है फूड्स एंड न्यूट्रिशन आहार आयोजन का, जिसके अंतर्गत ये विषय समाहित है और आज हम इसके बारे में जानेंगे। हम मैक्रोन्यूट्रिएंट सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक हैं। उसके अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और माइक्रोन्यूट्रिएंट सीरीज़ के अंतर्गत हमने पढ़ा विटामिन्स। और आज मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत ही दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शब्द से बना है और जिसका मतलब है ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या प्रथम स्थान पाने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है यह हमारे शरीर के लिए, और इसकी खोज मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटीन क्या है? आप सभी हम अपने खाने में लेते रहते हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब कहते हैं ना बच्चों को कि शारीरिक वृद्धि होगी, इसलिए बच्चों को ज़्यादा दूध पीना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। ये सब क्या है? ये शारीरिक वृद्धि से जुड़े हुए मिनरल या न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन, आज स्पेसिफिकली प्रोटीन के ऊपर फोकस करेंगे। प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक आधारभूत जानकारी उसके बारे में वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके बने हुए हैं प्रोटीन, ये जो यौगिक है। लेकिन इसके अलावा प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये भी मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जो कि प्रोटीन के अवयव होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके निर्माण में ज़रूरी होते हैं। तो प्रोटीन मुख्य रूप से, और प्रोटीन में एक और चीज़ जाननी इम्पॉर्टेंट है, वो है अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल कह सकते हैं इसे। तो प्रोटीन किससे बने हैं? तो छोटी छोटी यूनिट है, जो अगर हम प्रोटीन को विखंडित करें तो क्या आएगा? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से बने हुए प्रोटीन है, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल साथ में जुड़ के प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट अगर आएगा, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है अमीनो एसिड्स। ठीक है, एक चीज़ और प्रोटीन के संरचना में हमें जाननी ज़रूरी है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध, यानी कि ये वो मजबूत बंध है जो प्रोटीन के निर्माण में ज़रूरी है। अमीनो एसिड साथ में इससे जुड़े हुए होते हैं और फिर वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? देखो आप, प्रोटीन सिंपल है, कॉन्जुगेटेड है, डिराइव्ड है। एक एक करके मैं बताऊंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स बताऊंगी, तो आपको दोनों टर्म्स पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, आपको स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे से पहले आ जाता है ये, अगर हम प्रोटीन का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन यानी कि सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन कौन सा है? सरल प्रोटीन वो है जो कि सिंपल अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से मिलके बना हुआ है। अगर जल अपघटन के साथ क्रिया हो, यानी कि हाइड्रोलिसिस हो, तो फिर हमें प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होगा, जल अपघटन होगा, तो हमें सीधे सीधे अमीनो एसिड और जिन भी अवयवों से वो बने हुए हैं वो साथ में हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोटीन। इसका उदाहरण एल्ब्यूमिन, अंडे में होता है जो, तो वो एक सिंपल प्रोटीन का उदाहरण हो जाता है। अब दूसरी, ये हो गया हमारा सिंपल प्रोटीन। अब दूसरा आ जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सा होता है? कॉन्जुगेटेड यानी जिसमें कुछ जुड़ा हुआ है, साथ में लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम कहते हैं संयुग्मित प्रोटीन, साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसमें इसका उदाहरण हम कौन सा देख सकते हैं? यानी कि प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन एलिमेंट भी साथ में जुड़ा हुआ है और इस प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, जिसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बना है? हिमी प्लस ग्लोबिन। इसमें हिमी से क्या तात्पर्य है? आयरन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन और आयरन दोनों का अंश है, दोनों मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, संयुग्मित
प्रोटीन का निर्माण करें। न्यूक्लियोप्रोटीन इसका उदाहरण हो गया। तीसरा आ जाता है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन से क्या तात्पर्य है? व्युत्पादित, यानी कि किसी प्रक्रिया के बाद वो हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हम कहेंगे डिराइव्ड प्रोटीन या व्युत्पादित प्रोटीन। तो जब प्रोटीन की एक दो एंजाइम के साथ क्रिया हो रही है या किसी और शरीर मेटाबॉलिक क्रिया के पश्चात उसका निर्माण हो रहा है, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे व्युत्पादित या डिराइव्ड प्रोटीन। उदाहरण कौन से होंगे? पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स या मेटाप्रोटीन्स। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, मेटाप्रोटीन्स, ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। ये क्या कहें कि अगर प्रोटीन का अपघटन होता है तो ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं, साथ में मिलने वाले कुछ और यौगिक हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये डिराइव्ड व्युत्पादित जो किसी चयापचय की क्रिया के पश्चात, एंजाइम की क्रिया के पश्चात या कोई और क्रिया के पश्चात इनका उत्पादन हो रहा है, ये हो गए डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तो हमने प्रोटीन के बारे में जाना, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रकार को समझा, प्रोटीन के वर्गीकरण को समझा। अब हम समझें प्रोटीन के कार्यों को। प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन के फंक्शंस क्या है? प्रोटीन एक बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से शरीर में टिश्यू बनाने के लिए, ऊतक बनाने के लिए, कोशिकाएं बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन है शरीर के लिए, ऐसा न्यूट्रिएंट है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम जो प्रोटीन कर रहा है वो है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि, एक बच्चा जब होता है तो 2.5 किलो 3 किलो का होता है, और जैसे जैसे वो एज बढ़ती है उसके शरीर का भार भी बढ़ता है, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है और उसका सरकमफेरेंस भी बढ़ता है। तो वो बच्चा इतने से आगे इतना लंबा हो जाता है अपनी उम्र के साथ। ये कौन करता है? ये बिल्डिंग जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का काम है, ऑफ कोर्स हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैक्रोन्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन शारीरिक वृद्धि का काम करता है, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो है रिपेयर का काम। आए दिन हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, शरीर में इतना वियर एंड टियर होता है, यानी कि टूट फूट होती रहती है। टूट फूट होती है तो क्या होगा? उस चीज़ को बनना भी ज़रूरी है, उसका रिपेयर भी ज़रूरी है। मान लीजिए कहीं चोट लग गई, गिर गए, चोट लग गई, खून आने लग गया, तो क्या होता है? खून बहता रहेगा तो हमारे शरीर से ब्लड लॉस हो जाएगा। लेकिन हमारे शरीर का मैकेनिज़्म क्या है कि जहाँ पे भी कट लगा वहाँ पे आके एक जालीदार प्रोटीन होता है, वो आके अपना जाल बना देता है और खून कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है और ब्लीडिंग को रोकता है, स्टॉप करता है। तो ये शरीर की मरम्मत की ही एक प्रक्रिया है। तो ऐसे टिश्यू की बहुत सारे शरीर में सिस्टम है जिसका वेयर एंड टियर होता रहता है, और उसके लिए क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट ये महत्वपूर्ण काम करता है? वो है प्रोटीन। तो वो रिपेयर का काम करता है। तो ग्रोथ और रिपेयर ये सबसे प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और वो है क्या कहें कि एनर्जी गिविंग। जब 1 ग्राम प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, 4.2 होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 कैलोरीज हो जाएंगी। तो क्या होता है कि ये एनर्जी देने का काम हालांकि किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। लेकिन अगर हमारे शरीर से, हमारे भोजन में, हमारे आहार में किसी भी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो फिर ये काम करने के लिए ऊर्जा देने का काम तो होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती रही हैं, होती रहेंगी। वो प्रक्रियाएं कैसे संपन्न होंगी? वो फिर प्रोटीन उस आगे आएगा और इस कार्य को वो संपन्न करेगा। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तब हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का होता है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, यानी कि वो प्रोटीन की बचत करता है ताकि प्रोटीन अपना शारीरिक विकास का कार्य पूरा कर सके। तो प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में एनर्जी देने का काम भी प्रोटीन करता है ताकि शरीर की प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहें।
एक और इम्पॉर्टेंट काम कि प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि प्रोटीन की ज़रूरत है क्या बनाने में, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स जो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। आपने नाम सुना होगा थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। बहुत सारे हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, और होती हैं एंजाइम्स क्या होती हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, यानी कि शरीर के अंदर वो प्रक्रियाओं को गति देने का काम करती हैं ताकि वो प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो सके। एंजाइम्स नहीं हो तो हमारे शरीर में खाने को पचने में बहुत सारे घंटे लग जाएं, शायद ऑलमोस्ट 4 टाइम्स टाइम लग जाएगा, 4 गुना समय लग जाएगा। लेकिन क्योंकि एंजाइम्स हैं तो वो स्पीड अप करती हैं इस प्रक्रिया को। तो एंजाइम्स, हॉर्मोन्स दोनों ही रेगुलेटरी चीज़ें हैं, नियामक यौगिक हैं जो कि हमारे शरीर को की प्रक्रियाओं को चलाने का काम करते हैं। तो ये दोनों के निर्माण में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन के जो हमने देखे समझे। अब प्रोटीन मिलता कहाँ से है और प्रोटीन का आरडीए क्या है। आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि हर किसी व्यक्ति को रोज़ कितना लेना चाहिए प्रोटीन, वो एक मात्रा सुझाई गई है। और ये मात्रा क्या है, 1 से 1.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार। यानी कि शरीर में, अब वो ये डिपेंड करता है किसका ग्रोथ फेज है, कहाँ किस उम्र का है, किस लिंग का है व्यक्ति, उसके हिसाब से प्रॉपर टेबल दी हुई है आईसीएमआर ने, जिसमें कि कितने ग्राम प्रोटीन है। जो रेंज है वो 1 से 1.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार है। तो अगर हम रफली इसको देखें तो क्या होता है कि एक एवरेज व्यक्ति के लिए, एक महिला के लिए 50-60 ग्राम प्रोटीन हर रोज़ की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में ये बढ़ जाती है, दुग्धावस्था में ये बढ़ जाती है, और इसी प्रकार से बच्चों की भी एज के हिसाब से अलग अलग होती है। जितना शारीरिक भार है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, उतनी आवश्यकता होती है, यानी जितना वज़न है उतना ग्राम प्रोटीन आपके शरीर के लिए ज़रूरी होता है। ये हर रोज़ की आवश्यकता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो हमें आहार से लेना होता है। अब आहार से ले तो कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं। प्रोटीन के सबसे उत्तम फूड सोर्सेज जो हैं, भोज्य स्रोत हैं, वो जितने भी मांसाहारी चीज़ें हैं, नॉन वेजिटेरियन, मांस, मछली, अंडा, इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन शाकाहारियों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या है, सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने पदार्थ, दही, मावा, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। पनीर, फिर दूसरा है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स से क्या समझते हैं, जितनी भी साबुत दालें होती हैं ना, जैसे कि राजमा, छोले, ये जो साबुत सूखी बीन्स होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो लेग्यूम्स होते हैं। फिर दाल, जितनी भी दालें हम खा रहे हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, छिलके मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब दालों में, मूंगफली नट्स के अंतर्गत आ जाता है। तीसरी श्रेणी नट्स में आप जितने भी मेवे खा रहे हैं, मेवे हैं, अखरोट है, काजू, बादाम, ये सब सीड्स जितने भी हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, दालें हैं। और फिर सीरियल्स में ये कम मात्रा में है, ये भी हमें ध्यान रखें कि इसमें अल्प मात्रा में, यानी कि ज़्यादा अच्छे उत्तम स्रोत नहीं होते। अनाज जितने भी प्रकार के होते हैं वो प्रोटीन के उत्तम स्रोत नहीं होते। तो इस प्रकार से ये वाली चीज़ें हमने देखी कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किससे बना है, प्रोटीन के कार्य क्या है, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, क्या वर्गीकरण है, प्रोटीन का आरडीए कितना होता है, और प्रोटीन के आहार्य स्रोत क्या होते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये स्पष्टीकरण से आपको प्रोटीन की जो बेसिक संरचना है, उसकी जो आवश्यकता शरीर के अंतर्गत है, वो स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।